नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर कैसे मौत का तांडव हुआ, कैसे 8 लोगों को घर के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया गया और अब कैसे जले हुए इंसानों की राख पर पानी डालने की कोशिश हो रही है। बंगाल में जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है और उसके बाद ममता बनर्जी जी जो कहा वो और भी ज्यादा डराने वाला है। 8 लोग जिंदा जला दिए गए, उनकी लाशें पोस्टमार्टम करने लायक भी नहीं बची, क्योंकि जो बचा वो लाशें नहीं थी, राख थी, मांस के कुछ टुकड़े थे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा ऐसा तो राजस्थान में होता है, ऐसा तो गुजरात में भी होता है, तब कोई कुछ क्यों नहीं बोलता। ममता ने कहा कि बंगाल को बदनाम करने के लिए सब इतने आतुर क्यों रहते हैं। एक चीफ मिनिस्टर ने इस तरह की विभत्स, दर्दनाक और भयानक घटना के बारे में ऐसा बयान क्यों दिया। ममता बनर्जी का यह रुख हैरान करने वाला है, लेकिन ममता ने ऐसा ही कहा, एग्जैक्टली यही कहा, और मैं आपको पूरी बात सुनवाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि ममता के ऐसा कहने की वजह क्या हो सकती है। हैरानी की बात यह कि घटना आज नहीं हुई, घटना परसों की है, यानी 2 दिन पुरानी। सोमवार को बीरभूम में मौत का खूनी खेल हुआ, लेकिन इतनी बड़ी वारदात का जिक्र ज्यादा नहीं हुआ। कल बीजेपी के एमपीज ने इस घटना के बारे में पार्लियामेंट में आवाज उठाई। पश्चिम बंगाल से भी बीजेपी के 1-2 नेताओं के बयान आए। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी रिएक्ट किया। मैंने कल आज की बात में इस वारदात का जिक्र किया था, लेकिन तब तक मुझे भी इतना अंदाजा नहीं था यह मामला इतना बड़ा है, यह वारदात इतनी जघन्य है। जब उन घरों की तस्वीरें आई जिनको जलाया गया था, जब मरने वालों का आंकड़ा आया, मैंने पुलिस कर्मियों को जली हुई बच्ची की लाश को ले जाते हुए उनकी तस्वीरें देखी तो रोंगटे खड़े हो गए। वो लाश नहीं थी, जले हुए मांस के टुकड़े थे, जली हुई हड्डियां जैसा कुछ था। घर के भीतर लाशें एक दूसरे से लिपटी हुई मिली। सोचकर दिल कांप जाता है। जिन लोगों को जलाया गया, जब उन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं मिला तो आपस में लिपट गए और वहीं राख हो गए। ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं। यह तस्वीर मैं आपको दिखा नहीं सकता। इतना कह सकता हूं, जो हुआ वो इंसानों का नहीं, हैवानों का काम है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है ऐसा तो राजस्थान, गुजरात में भी होता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम में हुई हैवानियत पर दुख जताया। ममता बनर्जी की सरकार से हैवानियत करने वाले हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की उम्मीद जताई। मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनवाऊंगा, ममता ने क्या कहा यह भी दिखाऊंगा और इस मामले में जो सियासत हो रही है उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि बीरभूम में हुआ क्या, क्यों हुआ और इस वक्त वहां क्या हो रहा है। बीरभूम जिले में बोगतोई गांव है। यह गांव बीरभूम के रामपुर हाट थाना इलाके में पड़ता है। इस गांव में 21 मार्च की शाम अचानक एक तूफान आया, माहौल बिगड़ा। मामला न सियासी दुश्मनी का था, न मजहबी झगड़ा था। कहा जा रहा है कि बालू की माइनिंग का झगड़ा था। इस विवाद को लेकर बोगतोई गांव के उप प्रधान भादू शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भादू शेख ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का वर्कर था। इलाके में उसका दबदबा था, इसलिए जैसे ही भादू शेख की हत्या की गई और यह बात उसके सपोर्टर्स को पता चली तो वो लोग इकट्ठा होकर विरोधी पक्ष के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जिन लोगों पर हत्या का शक था वो भी तृणमूल कांग्रेस से ही जुड़े थे, यानी झगड़ा तृणमूल कांग्रेस के ही 2 गुटों में हुआ। बताया गया है कि भादू शेख के टोले से 50-60 लोगों ने इकट्ठा होकर विरोधी गुट के टोले पर हमला बोल दिया। चूंकि माहौल गर्म हो चुका था, इसलिए जिस टोले पर भादू शेख की हत्या का शक था वो इलाका छोड़कर भाग चुके थे। उनके घरों में सिर्फ महिलाएं थी, छोटे छोटे बच्चे थे। भादू शेख के सपोर्टर्स ने विरोधी टोले के ऊपर धावा बोल दिया। घरों में महिलाएं और बच्चे रहम की गुहार लगाते रहे, खुद को बेकसूर बताते रहे, लेकिन नाराज भीड़ पर खून सवार था। भीड़ ने घरों को बाहर से बंद कर दिया और फिर उन घरों में आग लगा दी।
घरों पर बम फेंके, पत्थर बरसाए, फायरिंग की। जलते हुए घरों से किसी को बाहर नहीं निकलने दिया। नतीजा यह हुआ कि 8 लोग जिंदा जल गए, इनमें 2 छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस भी वहां मौजूद थी, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। फायर ब्रिगेड को खबर दे दी गई थी। फायर ब्रिगेड के फायर टेंडर वक्त पर पहुंच गए थे, लेकिन भीड़ ने फायर ब्रिगेड को आग नहीं बुझाने दी। जब घर जलकर राख हो गए, तब फायर ब्रिगेड वालों को घुसने दिया गया। आग बुझने के तुरंत बाद के जो वीडियो सामने आए हैं, वो इतने डरावने हैं, इतने विभत्स हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। वो आपको परेशान कर देंगे, सोने नहीं देंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो आग बुझने के कई घंटे बाद की हैं। घर का सारा सामान जल गया। आग की गर्मी से छत पर लगा पंखा भी पिघल कर गिर गया। आप सोच सकते हैं उन इंसानों का क्या हुआ होगा, उन बच्चों ने कैसे तड़प तड़प कर दम तोड़ा होगा जो इस आग में फंस गए थे। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मामले में बोले। उन्होंने कहा वो पश्चिम बंगाल की सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस तरह का जघन्य अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मोदी ने कहा वो बंगाल के लोगों से कहेंगे वो उन लोगों को सजा दें, सबक सिखाएं जो हत्यारों को, गुंडों को पनाह देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। मैं पश्चिम बंगाल के वीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी, भारत सरकार मुहैया कराई जाएगी। मोदी की बात सही है। इस तरह का पाप करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मुश्किल यह कि ममता बनर्जी की सरकार इस मामले को, इस वारदात को एक नॉर्मल क्राइम की तरह देख रही है। अगर आज हाई कोर्ट इस मामले में दखल न देता तो शायद सरकार इतनी सक्रियता भी न दिखाती। पुलिस ने 11 लोगों को पकड़ा है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम को बीरभूम भेजा है, लेकिन जब घटना की भयावहता का पता चला तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस जघन्य वारदात का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। इस मामले पर सरकार से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने सरकार से तुरंत इस मामले की जांच करने को कहा। जिन लोगों की मौत हुई है उनके पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग करने को कहा। जिस इलाके में घटना हुई है हाईकोर्ट ने उसे सील करने और उसके चारों तरफ हर एंगल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और 24 घंटे रिकॉर्डिंग करने को कहा, जिससे अब जो सबूत बचे हैं उन्हें मिटाया न जा सके, क्राइम सीन से छेड़छाड़ न की जा सके। हाईकोर्ट ने दिल्ली की सीएफएसएल लैब से फॉरेंसिक जांच कराने का आदेश दिया और पश्चिम बंगाल की सरकार को 2 बजे तक जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करने को कहा। इसके अलावा अदालत ने राज्य के डीजीपी को कहा कि वो इस घटना के सभी गवाहों की सुरक्षा इंश्योर करें। इसमें आगजनी में घायल एक लड़का भी शामिल है। चूंकि मामला बड़ा हो गया, ममता बनर्जी मामले की गंभीरता को समझ गई तो उन्होंने पुलिस अफसरों को वहां भेजा, अपनी पार्टी के नेताओं की टीम को भी भेजा। चूंकि दोनों तरफ से मरने वाले मुसलमान थे, इसलिए ममता बनर्जी ने अपने भरोसेमंद सिपहसालार और मंत्री फरहाद हकीम को घटनास्थल पर भेजा। जब फरहाद हकीम बोगटोई गांव पहुंचे
तो गांव की महिलाओं ने उन्हें घेर लिया, पुलिस के रवैये की शिकायत की। उनसे कहा आरोपी तो भाग चुके हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके घर जले हैं, पुलिस ने उनको ही पकड़ लिया। আমার ছেলেকে যেন ছাড়ি না আমার 10 বছরকার মেয়ে আমার না ভালো খোলার বাপকে খাই নিলে কি ঘটনা হয়েছে? দাদা আপনি সব জানেন গো। পুলিশ ছিল? আপনি জানেন না? পুলিশ ছিল তখন এলাকায়? পুলিশ ছিল? রামপুরহাট থানার পুলিশ কি করছিল? রামপুরহাট থানার পুলিশ কি করছিল? কেন অ্যারেস্ট হলো 15টা ছেলে? 15টা ছেলে অ্যারেস্ট কেন হলো? আনবে তবে আমি লাশ নিয়ে যাব, নাহলে থানাতে কি থানা পাল্টা বাজি। इस मां की बात सुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके पति की हत्या कर दी गई और बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई। रो रो कर इसका बुरा हाल है। इसीलिए इस मामले की चर्चा पूरे देश में हो रही है। होम मिनिस्टर ने रिपोर्ट मांगी है, लेकिन पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ का आरोप है कि पुलिस के अफसर बार बार मांगे जाने के बाद भी घटना के बारे में जानकारी नहीं दे रहे। सरकार क्या कर रही है, क्या एक्शन ले रही है, इसके बारे में उन्हें अपडेट नहीं दिया जा रहा। जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जाहिर की और कहा वो इस तरह की हैवानियत के बाद खामोश बैठकर तमाशा नहीं देख सकते। वो पश्चिम बंगाल में सरकार के संवैधानिक संरक्षक हैं, वो लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। इसके बाद गवर्नर जगदीप धनखड़ कैमरे के सामने आए। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल राजनीतिक हत्याओं और मानव अधिकारों के उल्लंघन करने की प्रयोगशाला बन गया है। I am greatly pained, disturbed and concerned at the horrifying brutality and killings at Rampur Hat. This indicates a very alarming situation in the state. Law and order is nosediving. This ground reality makes it very difficult for me to reach the conclusion that the state of West Bengal is a laboratory for violation of human rights. सरकार को भी कहना चाहता हूं, आपका राज्यपाल आपको सहयोग करने के लिए तत्पर है, कंधे से कंधा लगाकर चलने को तैयार है। राज्यपाल की एक ही शर्त है कि कानून के अनुरूप काम हो, संविधान के अनुरूप काम हो। राज्यपाल ने जो बात कही वो ममता बनर्जी को बुरी लगी, लगनी भी चाहिए, लेकिन ममता को यह बात ज्यादा बुरी लगी कि बीजेपी के नेता इस मामले में ज्यादा क्यों बोल रहे हैं, उनकी सरकार पर उंगली क्यों उठा रहे हैं। नाराज ममता ने कहा कि घटना तो बड़ी है, दुखद भी है, लेकिन उन्होंने वो सब किया जो करना चाहिए था। वारदात के बारे में पता लगते ही पुलिस अफसरों को 50 कॉल किए, जिम्मेदार अफसरों पर एक्शन लिया, आला पुलिस अफसरों को घटनास्थल पर भेजा, फॉरेंसिक टीम भेजी, मंत्री को भेजा। पुलिस अपराधियों को पकड़ रही है, अदालत अपराधियों को सजा देगी। वो और क्या करें। ममता ने पूछा क्या ऐसी घटनाएं दूसरे राज्यों में नहीं होती? क्या इसी तरह के बयान, इसी तरह की सियासत दूसरे राज्यों में भी होती है? বলুন তো আমাদের সরকার, আমরা কি কখনো চাই রক্ত ঝরুক? সরকারটা আমাদের, আমরা কি কখনো চাই কেউ খুন হোক? সরকারটা আমাদের, আমরা কি কখনো চাই কোথাও কেউ বোম মারুক? কারা করে? এরা যারা সরকারে থাকে না, সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করবার জন্য এই চক্রান্তগুলো করে আমাদের বিরুদ্ধে, যাতে আমাদের বদনাম হয়। রামপুরহাটে একটা ঘটনা ঘটেছে, দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। যারা ঘটনা ঘটিয়েছে তারা কেউ ছাড় পাবে না। এবং আমি খবর পাওয়ার সাথে সাথে কালকে কিছু না হলো 50 বার রামপুরহাটে ফোন করেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওসিকে ক্লোজ করেছি, ওসি সরিয়ে দিয়েছি, এসডিপিও কে সরিয়ে দিয়েছি।
আমরা আইবি ডিআইবি যারা আছে তাদেরও বলেছি সরিয়ে দিতে। আমরা সিট গঠন করেছি, ডিজি নিজে কাল থেকে ওখানে পড়ে আছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে ফিরহাদ হাকিমকে পাঠিয়েছিলাম, ফিরহাদ হাকিম, অনুব্রত মণ্ডলরা, আশিস ব্যানার্জিরা সবাই গিয়েছিল। ममता बनर्जी बता रही हैं कि बीरभूम की खबर सुनकर वो किस तरह से एक्टिव हुई, अपनी पूरी सरकारी मशीनरी को कैसे उन्होंने काम पर लगाया। उन्होंने बताया कि बड़े पुलिस अधिकारी बीरभूम में कैंप कर रहे हैं, जांच को खुद डीजीपी मॉनिटर कर रहे हैं, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, सबको न्याय मिलेगा। ममता बनर्जी ने बातें तो बड़ी बड़ी की, लेकिन बंगाल के लोगों को, बीरभूम के लोगों को ममता की बात पर यकीन नहीं हो रहा। वो इतना डरे हुए हैं कि उनका भरोसा टूट गया है। न्याय की उम्मीद तो दूर, उनकी जान बचेगी या नहीं इसका भी यकीन नहीं है। इसीलिए अब हालत यह है कि बीरभूम में पलायन शुरू हो गया है। इस घटना के बाद से बोगटोई गांव के लोग घर घर छोड़कर भाग रहे हैं। लोग घर का सारा सामान तो नहीं ले जा सकते, लेकिन जीने खाने लायक जो भी था सामान रिक्शे पर लादा और भाग गए। घरों में ताले लटक गए हैं। कुछ लोग तो दिन में ही निकल गए थे, कुछ लोग रात के वक्त भी सामान बांधकर अपने रिश्तेदारों के यहां पनाह ले निकले हैं। जिन लोगों के घरों पर कल हमला हुआ, जो किसी तरह बच गए, वो तो बेहद डरे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि कल जो हालात थे उसके बाद तो जिंदा बचने की उम्मीद नहीं थी। 6 महीने पहले भी घर के कुछ लोगों की हत्या हुई थी, अब फिर हमला हुआ है। कब तक सहेंगे, कब तक बचेंगे। वो कहते हैं बेहतर यही है कि यहां से चला जाए, इसीलिए जा रहे हैं। আবার কথা দিছি घटना के बाद गांव का दौरा करने वाले बीजेपी के एमपी अर्जुन सिंह ने कहा कि बोगटोई की घटना के बाद उस गांव में ही नहीं, आसपास के कई गांव में दहशत का माहौल है। बोगटोई गांव का पूरा इलाका खाली हो गया है, क्योंकि सरकार लोगों को सिक्योरिटी देने में नाकाम रही है। हम घर छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी जान बचने की उम्मीद नहीं है। परिवार और बच्चों को बचाना चाहते हैं। जिन लोगों के साथ ये वारदात हुई है वो हमारे अपने थे। मेरे देवर के साथ ही ये हुआ। एक देवर का मेरे पहले ही मर्डर हो चुका है, इसके भी पीछे पड़े थे। हमारी हालत बहुत खराब है। हम पहले यहाँ रुक गए थे, वो लोग चाहते ही नहीं हम यहाँ रहें। ये जो मारे गए हैं, इससे 6 महीने पहले एक देवर मारे गए थे, 6 महीने बाद ये हो गया। यहाँ आतंक का माहौल चल रहा है और इस माहौल में गांव के पूरे गांव खाली पड़ी हुई है। ये शर्म की बात है कि सरकार ने इतने लोग, निरीह लोगों को मरने दिया। पुलिस वाले खड़े थे, तमाशा देख रहे थे, गांव के लोग चिल्ला रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था। ममता बनर्जी को इमीडिएट पदत्याग करना चाहिए और इस केस को एनआईए और सीबीआई को दे देना चाहिए। फिरहाद हाकिम जैसे लोग मुसलमानों को अपना गुलाम समझते हैं। जो बंगाल में सारी बंगाल में जो सरकार आई है, ये मुस्लिम वोट के चलते आई है और मर रहे हैं मुसलमान, मार रहे हैं मुसलमान, और जेल में मुसलमान बैठकर तमाशा कौन देख रहा है? नवान्न में ममता बनर्जी और बॉबी हाकिम। तो ऐसे लोग पर यदि मुस्लिम समाज भरोसा करता है तो अपना कब्र खुद खोद रहा है। जिन लोगों पर कहर टूटा, उनकी हालत देखने के बाद, उनकी बात सुनने के बाद लगता है कि अर्जुन सिंह जो कह रहे हैं वो सही है। हालांकि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह के मामलों में सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस मामले में सियासत न होती, नेता एक्टिव न होते, बीजेपी ने हल्ला न मचाया होता, तो मामला दब जाता। जो लोग मरे हैं उनके परिवारों की चीखें, उनका दर्द देश को सुनाई न देता। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास पुराना है, लेकिन इस तरह गुंडागर्दी, लोगों को घरों में बंद करके जिंदा जलाने की खबरें पहले कभी नहीं आई। पहले ममता बनर्जी ऐसे हालात के लिए लेफ्ट फ्रंट को जिम्मेदार बताती थी। वो ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाती थी,
लेकिन अब 11 साल से ममता बनर्जी की सरकार है, वो तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनी है, फिर भी विक्टिम कार्ड खेलती हैं। बीजेपी पर बंगाल को बदनाम करने का इल्जाम लगा रही हैं। ये सही है कि बीजेपी बंगाल में हिंसा के मामलों को जोर शोर से उठाती है। बीजेपी ने इस बार भी यही किया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के 50 एमएलए के साथ बीरभूम के उस गांव में पहुंच गए जहां मौत का तांडव हुआ। बीजेपी के नेताओं ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता सरकार की निगरानी में इस घटना की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, इसलिए यह मामला सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। बहुत दुखद घटना है, इसको निंदा करने की कोई भाषा नहीं है। सेंट्रल फॉरेंसिक का डायरेक्शन कोर्ट ने दे दिया है, कोलकाता हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस का बेंच। हम लोग का डिमांड है एनआईए आइए जल्दी जल्दी इसको जो डॉक्यूमेंट है, जो एविडेंस है, प्रिजर्व कीजिए और सीबीआई होना भी चाहिए। एसआईटी की टीम, एसआईटी स्टेट गवर्नमेंट का विंग्स है। खुद चीफ मिनिस्टर सरकार को बचाने के लिए जो बात कर रहा है, जो हम लोग एमएलए लोग को खिलाफ भी जो बोल रहा है, लैंगचा खेते खेते बंगाली में, ये बहुत अनएथिकल टॉक है। बीजेपी आपने आएगा तो आकाश में फ्लाई करके, ये लोग 7 घंटा 8 घंटा जर्नी करके आएंगे। दादा वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है तेल के और दाम को भटकाने के लिए और असल मुद्दे उनको भटकाने के लिए कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? ये देखिए, सब में बीजेपी का भूत उसकी दिमाग में चढ़ रही है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने का बात है, उसका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। आज लेफ्ट फ्रंट के नेताओं ने भी बोगतोई गांव का दौरा किया। लेफ्ट के डेलीगेशन में सीपीएम के सीनियर लीडर विमान बोस शामिल थे। उन्होंने घटना की जांच के लिए एसआईटी बनाने को ममता सरकार का ढोंग बताया। विमान बोस ने कहा कि असल में ये जांच टीम तो सच पर पर्दा डालने के लिए बनाई गई है। जो हुआ है, इतना बुरा काम हुआ है, जमहूरियत को वो कुचल के लिए और जमहूरियत का सिस्टम जो है उसको कुचल के लिए जो बंदोबस्त किया है तृणमूल सरकार ने, ये बहुत गंदा कारोबार है। दादा क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? जी एसआईटी गठन कर दिया गया है, सीआईडी की टीम, एसआईटी किया है। वो देखिए, सेपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रूथ, इसलिए एसआईटी किया है। लेकिन ममता बनर्जी को ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, देखो बीजेपी के नेता बीरभूम पहुंच रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। और ममता ने कहा, उनकी सरकार ने बीजेपी के नेताओं को वहां जाने से रोका नहीं। और इसके बाद ममता ने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र है, वो जमहूरियत में यकीन करती हैं, वरना यूपी में जब हाथरस कांड हुआ था, वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने विरोधी दलों के नेताओं को वहां घुसने नहीं दिया था, रास्ते में रोक दिया था। এটা বাংলা, এটাই উত্তরপ্রদেশ নয়। আমিও টিম পাঠিয়েছিলাম হাতরাসে, আমার এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আসামে যখন এনপিআর এনআরসি হয়েছিল, আমি টিম পাঠিয়েছিলাম, আমাদের এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। উন্নাওতে টিম পাঠিয়েছিলাম, আমাদের এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমাদের এখানে আমরা এগুলো করি না, আমরা সবাইকে অ্যালাউ করি। এটা হচ্ছে আমাদের সহমর্মিতা এবং এটা হচ্ছে আমাদের সহযোগিতা। আর এখানে হাঁচলেও চলে যাচ্ছে কোর্টে, কাশলেও চলে যাচ্ছে কোর্টে। এতদিন কোথায় ছিলে ভাই? কই উন্নয়ন নিয়ে তো কিছু হয় না, হাতরাস নিয়ে কিছু হয় না, লখিমপুর নিয়ে কিছু হয় না, দিল্লিতে দাঙ্গায় অত লোক মারা গেল কিছু হয় না। ममता इस वक्त पूरी ताकत इस बात पर लगा रही हैं कि बीजेपी को काउंटर कैसे किया जाए, बीजेपी को जवाब कैसे दिया जाए। और दूसरी तरफ बीजेपी भी ममता को हर तरफ से घेरने की कोशिश में लगी है। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में मोर्चा संभाला। दिल्ली में दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी के एमपीज को लेकर पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट किया। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार ने बीरभूम की घटना को लोकसभा में उठाया। इस मामले में केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की। होम मिनिस्टर ने ज्वाइंट सेक्रेटरी की अगुवाई में एक जांच टीम को बीरभूम भेजकर घटना की जांच करने और 72 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा।
सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है, इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आज हमने लोकसभा के माध्यम से पूरे देश को और केंद्र सरकार को ये विषय जो अवगत कराया कि 21 तारीख को रात 9 बजे जिस तरीके का नरसंहार हुआ है पश्चिम बंगाल में, 12 अभी तक लाशें मिल चुकी है। उन लोगों का, लोकल लोगों का बोलना है कि और भी ज्यादा लोग इसमें मरे हैं, मारा गया है लोगों के। और जिस तरीके का ये मध्ययुगीय बर्बरता जो देखा गया है, एक इसका सही तरीके से निराकरण होना चाहिए। हम सेंट्रल इंटरवेंशन चाहते हैं क्योंकि लास्ट एक हफ्ते में बंगाल में 26 लोगों की मर्डर हुई है और सभी मर्डर पॉलिटिकल मर्डर है। हमारे सांसद के ऊपर बम से हमला हो रहा है गाड़ी के ऊपर और 2 काउंसिलर खून हो चुके हैं। दिन दहाड़े पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल का जो कैपिटल है, जो कल्चरल राजधानी कहा जाता है पूरे देश का, उसमें गोली बोमा चल रहे हैं। और वहाँ पे एक कैबिनेट मिनिस्टर पश्चिम बंगाल के वो बोल रहे हैं अगर गोली बम नहीं चलेंगे तो पुलिस और कोर्ट क्या करेगी। ये एक कोई भी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर का ये कमेंट नहीं हो सकता। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल चल रहा है, इसलिए हम सेंट्रल इंटरवेंशन की मांग कर रहे हैं। अब मैं आपको दूसरे पक्ष की बात सुनाता हूं। ममता सरकार के मंत्री फरहाद हकीम ने कहा कि बीरभूम की घटना से ममता सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा उनकी पार्टी के नेता की हत्या हुई, उन्हीं के समर्थक बाद में हिंसा और आगजनी में मारे गए और उनकी सरकार को ही दोषी करार दिया जा रहा है। अत्यंत दुखेर साथे बोलते होच्छे, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ही लोगों ने हमारे लोगों की हत्या की, उसके बाद हमारे ही लोगों को अग्निकांड में मारकर हमारे बंगाल को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने पुलिस प्रशासन से कहा है कि फौरन एक्शन लें और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएं। कड़ा हाथे क्रिमिनल। फरहाद हकीम कह रहे हैं कि बीजेपी ममता की सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही है, लेकिन क्या आंकड़े झूठ बोलेंगे। पिछले एक हफ्ते में बंगाल में 26 मर्डर हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि बंगाल में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर होते हैं। और बड़ी बात यह है कि सिर्फ बीजेपी नहीं, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के नेता भी खुलकर कह रहे हैं कि बंगाल में कानून का राज नहीं है, बंगाल में तृणमूल की गुंडागर्दी है। जो तृणमूल कांग्रेस का विरोध करता है उसका जीना मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि लोकल बॉडी इलेक्शन के बाद से बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस बहुत बढ़ गया है। इससे और घिनौने और दहशतगर्द क्या हो सकते हैं, जहां हमारे घर की मां बहनों को जिंदा जलाए जाते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी की इस तरीके की हिंसा, दहशत सारे बंगाल की छवि को धूमिल कर देते हैं। आज बंगाल में जहां रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर नजरुल इस्लाम से लेकर स्वामी विवेकानंद जी की मिट्टी मना जाते, उस बंगाल के आज इस हालात देखकर मैं खुद शर्मिंदा महसूस करते। पिछले कई महीनों से खासकर नगरपालिका चुनाव के उपरांत लगातार ये हिंसा की दौर चल रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब नहीं मानती। वो कहती है कि राज्य में 10-11 करोड़ लोग रहते हैं, आधी रात को किसी गांव में ऐसी घटना हो गई, ये तो किसी भी राज्य में हो सकता है। ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ममता ने कहा, क्या गुंडे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में नहीं है? वारदातें तो वहां भी होती हैं। ममता ने कहा, बीरभूम में अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है और अब अपराधियों को सजा भी मिलेगी। একটা ঘটনা ঘটেছে তার নিন্দা করি, আমরা তীব্র নিন্দা করি। যদি একটা 10 কোটি 11 কোটি লোক আছে এখানে, কোন একটা গ্রামে মধ্যরাতে গিয়ে কেউ একটা আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, একটা খুন হয়ে যাচ্ছে, আমরা চাই না, কিন্তু অজান্তে হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে কি হচ্ছে না। এই ঘটনা শুধু এখানে নয়, এখানের থেকে অনেক বেশি গন্ডায় গন্ডায় উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে হয়, গুজরাটে হয়।
আমরা সেটাকে জাস্টিফাই করছি না, কিন্তু আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ঘটনা ঘটেছে অন্যায়, ঘটনার বিরুদ্ধে অ্যাকশন হবে। दिलीप घोष ने ममता को जवाब दिया, कहा यूपी, बिहार, गुजरात में गुंडागर्दी की घटनाएं होती हैं, लेकिन जो बंगाल में हो रहा है वो सिर्फ इराक या अफगानिस्तान में होता था। 30 साल पहले ऐसी घटनाएं कश्मीर में होती थी और अब ऐसा कहीं नहीं होता। ममता को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। किसी प्रदेश में आप देखिए इदानीं कोई ऐसा घटना এখন ইদানিং এই ধরনের কোনো ঘটনা ভারতবর্ষের কোথাও ঘটেনি এত অমানবিক। বাচ্চাদেরকে মহিলাদেরকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এটা কাশ্মীরে ঘটেছিল, এটা ইরাকে আফগানিস্তানে ঘটে, ভারতবর্ষের কোথাও ঘটে না, কেবল পশ্চিমবাংলায় ঘটেছে এবং এক সপ্তাহে 26 জন মারা গেল। সরকার চলছে না সার্কাস চলছে, এর জবাব মমতাকে দিতে হবে। बीरभूम में जो हुआ वो शर्मनाक है, निंदनीय है। यह सही है कि ममता बनर्जी ने एक्शन लिया, अफसरों को भेजा, मंत्री को भेजा, लेकिन यह इशू शायद इतना बड़ा न बनता अगर ऐसे मामलों में ममता बनर्जी का पुराना रिकॉर्ड खराब न होता। जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी की भारी जीत हुई, उसके बाद बीजेपी को वोट देने वालों को मारा गया, उनके घर जलाए गए, लोगों को पश्चिम बंगाल से पलायन करके पास के राज्यों में जाकर छुपना पड़ा। उस समय ममता ने कह दिया था वो क्या कर सकती थी, पुलिस पर तो इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल था। अब ऐसी बात पर कौन यकीन करता? इसलिए अब सवाल उठाए जा रहे हैं ममता बनर्जी की पुलिस पर, उनके अफसरों की नीयत पर। इसीलिए इस मामले पर सियासत भी इतनी ज्यादा हो रही है। जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी बीजेपी शासित राज्य में 8 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया होता तो कितना बवाल होता। पूरे देश में इस्लामिक संगठन उखड़े होते, मुसलमानों पर जुल्म की बात होती, यह खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में हेडलाइन बनती, मोदी को मुसलमानों का दुश्मन, मौत का सौदागर करार दे दिया जाता। लेकिन ममता बनर्जी से यह सवाल किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें मुसलमानों का हितैषी माना जाता है। इस घटना में हमला करने वाले और मरने वाले दोनों मुसलमान थे। लेकिन अब ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई करें, दोषियों को सजा दिलवाएं, जल्दी सजा दिलवाएं, क्योंकि ऐसे मामले में न्याय हो इतना ही काफी नहीं है, न्याय होता दिखाई देना चाहिए। आज की एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से आई है, जहां पर नई सरकार का गठन हो गया। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। धामी के साथ 8 विधायकों ने भी शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ और प्रमोद सावंत ने अभी शपथ नहीं ली है, लेकिन वो भी देहरादून में थे। पुष्कर धामी सरकार में जिन 8 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, उनमें 5 विधायक सतपाल महाराज, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल और रेखा आर्या पिछली धामी सरकार में भी मिनिस्टर थे। 3 विधायकों प्रेमचंद अग्रवाल, चंदन राम दास और सौरभ बहुगुणा को पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला है। पुष्कर धामी ने उत्तराखंड के दोनों रीजन का संतुलन बनाने की कोशिश की। कैबिनेट में शामिल मंत्रियों में 5 गढ़वाल रीजन के हैं, जबकि 3 मंत्री कुमाऊं के हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद भी कुमाऊं रीजन से आते हैं। पुष्कर धामी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मोदी मोदी के साथ साथ योगी योगी के नारे भी गूंजे। योगी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। बीजेपी के सभी नेताओं ने योगी को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। बीजेपी के कार्यकर्ता बुलडोजर बाबा के नारे लगा रहे थे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम खत्म होने के बाद योगी आदित्यनाथ सीधे साधु संतों के लिए बने मंच पर पहुंच गए और साधु संतों ने योगी को शुभकामनाएं दी। योगी आदित्यनाथ परसों यानी 25 मार्च को दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। योगी के शपथ ग्रहण के लिए लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भव्य तैयारियां चल रही हैं। योगी का शपथ ग्रहण समारोह कितना ग्रैंड होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि समारोह में 70,000 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है।
विशाल मंच बनाने का काम चल रहा है। इकाना स्टेडियम की तरफ जाने वाली सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा के शपथ लेने में बुलडोजर का मॉडल लेकर पहुंचेंगे। और इंटरेस्टिंग बात है कि उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी आजकल बुलडोजर चलने लगा है। यहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया, अब अपराधियों के घर पर लड़कियों के साथ ज्यादती करने वालों के मकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में जगह जगह बुलडोजर चलने लगे। आज शिवराज सिंह चौहान की सरकार को 2 साल पूरे हो गए। इस मौके पर बीजेपी के विधायक बुलडोजर पर बैठकर सड़कों पर निकले। भोपाल की हजूर सीट से बीजेपी के एमएलए रामेश्वर शर्मा बुलडोजर लेकर सड़क पर निकले। ढोल नगाड़ों, बैनर, पोस्टर्स के बीच बुलडोजर रैली निकाली गई। रामेश्वर शर्मा ने अपने घर के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए हैं जिन पर लिखा है, बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। मध्य प्रदेश में अगले साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान योगी के रास्ते पर चल पड़े हैं। योगी आदित्यनाथ को उनके समर्थक बुलडोजर बाबा कहते हैं। अब मध्य प्रदेश में शिवराज समर्थक उन्हें बुलडोजर मामा कह रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में बुलडोजर तो पहले भी चल रहे थे, अब बस चर्चा होने लगी है। आज से नहीं, हम तो पहले दिन से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना पहले टर्म में तो सबसे बड़ी समस्या थी मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की, डकैतों का आतंक। अपहरण करते थे, खड़े खड़े गोलियों से भूत देते थे। हमने तब यह संकल्प लिया था, मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सारे डकैत समाप्त कर दिए गए, या तो मार दिए गए या जेलों में थे या फिर वो मध्य प्रदेश के बाहर चले गए। इसके बाद जब जैसी जरूरत पड़ी, सिमी के नेटवर्क को हमने ध्वस्त किया, नक्सलवाद को सीमित कर दिया। और इसके पहले भी 2 साल में, ये 2-3 दिन को आप छोड़ दिए, इसके पहले क्या जबलपुर में बहुत बड़े सफेद पोस्ट माफिया जो अब जेलों में पड़ा है, क्या उसके मकान नहीं तोड़े गए? क्या मिलावट वाली फैक्ट्रियां इंदौर में काम करती थी, मिलावटी चीजें बनाती थी, वो जमींदोज नहीं की गई? यहां बेटियों से दुष्कर्म करने वाला एक दुराचारी जिसको 4-4 आजीवन कारावास की सजा हुई, उसके सारे आसियाने ऐसे नहीं तोड़े गए क्या? ये काम तो बहुत दिनों से चल रहा है। देखिए, इस बार देख रहे हैं तो आक्रामक शैली, तीखे तेवर नजर आ रहे हैं। जमीन में दफने कर दूंगा। शिवराज जी बहुत शांत स्वभाव माने जाते हैं, लेकिन ये जो आक्रोश, बेटियों से दुराचार करने वाले, अब देखिए जिस ढंग की घटना हुई है श्योपुर में, इंदौर में पढ़ने वाली बेटी इंदौर पढ़ती थी, श्योपुर गई, उसके साथ दुराचार होगा तो खून नहीं खोलेगा? ऐसे अपराधियों को छोड़ देना चाहिए क्या? मेरा ये दृढ़ निश्चय है कि ऐसे अपराधी बिल्कुल तबाह कर दिए जाएंगे। सिवनी में जिस ढंग से रैप हुआ, क्या वो अपराधी बख्शने के काबिल है? और कई बार ऐसा होता है कि रैपिस्ट जेल जाता है, छूट के फिर आता है और फिर इस तरह की घटना करने की कोशिश करता है। अब ये नहीं होगा, ऐसे लोग कांप जाएंगे। कठोरतम कार्रवाई हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये समाज के दुश्मन है और बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पहले ही मैंने कहा था, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर होगी मेरी सरकार। उस पर अमल कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं वो जमीन पर दिखाई भी दिया। आज जबलपुर के गोहलपुर इलाके में बुलडोजर चले। जबलपुर जिला प्रशासन और पुलिस ने भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की। हाजी अहमद अली नाम के शख्स ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। आज बुलडोजरों ने 2 घंटे में सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर जिले की जिस घटना का जिक्र किया उसका डिटेल भी आपको बता देता हूं। श्योपुर जिले में 17 मार्च को आदिवासी समुदाय की एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इसके बाद प्रशासन ने गैंग रेप के आरोपियों मोहम्मद मोहसिन, रियाज और शहबाज के घरों पर बुलडोजर चला दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ब्रदर इन लॉ श्रीधर माधव पाटणकर के खिलाफ
एनफोर्समेंट डायरेक्टर की कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र में आज राजनीति काफी गर्म हो गई। श्रीधर पाटनकर उद्धव ठाकरे की वाइफ रश्मि ठाकरे के भाई हैं, आदित्य ठाकरे के मामा हैं। क्योंकि बात अब उद्धव के घर तक पहुंच गई, इसलिए शिवसेना के नेता ज्यादा नाराज हैं। उद्धव ठाकरे ने आगे की रणनीति के लिए पार्टी के नेताओं, विधायकों और मंत्रियों को डिनर पर इनवाइट किया है। मैं आपको बता दूं कि ईडी ने कल मुंबई के पास ठाणे में श्रीधर पाटनकर के नीलांबरी प्रोजेक्ट से जुड़े 11 फ्लैट सील कर दिए थे। ईडी ने श्रीधर पाटनकर के 6 करोड़ 35 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। जिस मामले में ईडी ने श्रीधर के खिलाफ कार्रवाई की वो 2017 के मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। ईडी ने पुष्पक ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। आरोप है कि नंदकिशोर चतुर्वेदी के नाम के शख्स के साथ श्रीधर पाटनकर के कई संदिग्ध लेन देन हुए। नंदकिशोर चतुर्वेदी स्कीम में आरोपी महेश पटेल और चंद्रकांत पटेल के पार्टनर हैं। ईडी के मुताबिक श्रीधर पाटनकर और नंदकिशोर चतुर्वेदी के बीच पैसे के लेन देन की जानकारी सामने आई है। ईडी के एक्शन के बाद उद्धव के नेताओं ने बीजेपी के नेताओं ने उद्धव ठाकरे से इस्तीफा मांगा। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव हैं नीतीश राणे। नीतीश राणे ने कहा कि उन्होंने 2 महीने में जो कुछ कहा सब सच साबित हुआ, अब उद्धव को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा था कि नंदकिशोर चतुर्वेदी कहाँ है, उसको किसने गायब तो नहीं किया ना, उसको ढूंढना चाहिए, उसका मनसूख हिरेन तो हुआ नहीं ना, ये सारी चीज मैंने बार बार बोली थी। और आज जब ईडी की स्टेटमेंट बाहर आई, वहां सीधा प्रूव हो गया है कि ये नंदकिशोर चतुर्वेदी के ही थ्रू शेल कंपनी तैयार हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, हवाला हुआ है। और ये नंदकिशोर चतुर्वेदी मार्च 2019 तक वो एक कोमो प्रॉपर्टीज एंड स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड LLP में था। उसमें मार्च 2019 तक आदित्य ठाकरे पार्टनर थे। उसके बाद वही कंपनी में नंदकिशोर चतुर्वेदी पार्टनर है, तो मतलब डायरेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ऐसे कितने कंपनीज में डायरेक्ट रिलेशन है? तो सिर्फ पाटनकर का कनेक्शन है या डायरेक्ट ठाकरे का कनेक्शन है? इसमें इंक्वायरी से सब चीज बाहर आनी चाहिए ना। और इस बारे में महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहिए क्या है कि इसमें करप्शन हुआ है। उम्मीद के मुताबिक शिवसेना श्रीधर पाटनकर के बचाव में उतर आई। शिवसेना कह रही कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। आज संजय राउत ने कहा यह सब उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने की साजिश है, लेकिन बीजेपी कुछ भी कर ले उसकी चाल सफल नहीं होगी। विपक्ष मुख्यमंत्री की इस्तीफे की मांग कर रहा है। ईडी की उनके नजदीकी रिश्तेदार के उसमें आने के बाद ऐसा कौन बोल रहा है? कुछ लोग हवा में तलवारबाजी कर रहे हैं, हवा में आरोप कर रहे हैं। वो तो उनका धंधा बन गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी का खिलौना बना दिया है, खिलौना झुनझुना बना दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश में सब दूध के धुले लोग हैं? मैंने 100 कंप्लेंट फाइल की है प्रधानमंत्री कार्यालय में, ईडी के पास विथ एविडेंस। क्या के ऊपर भी एक्शन नहीं हो रही है? और हमारे लोगों के ऊपर आप एक्शन ले रहे हो। पश्चिम बंगाल खास करके, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में ये तो बदले की भावना से हो रहा है। सब राजनीतिक बदलाव लेना चाहते हैं, सरकार नहीं बन पाई आपकी, तो ये होता है। उनका बाप भी आ गया तो भी सरकार नहीं गिरेगी। एक और बात है, जो चतुर्वेदी हवाले की बातचीत की जा रही है, कौन है वो चतुर्वेदी? आप ढूंढ लीजिए, आपको मालूम होगा या ईडी को मालूम होगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दूं। अब से थोड़ी देर पहले जापान के पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें लगता है कि रशिया न्यूक्लियर वॉर शुरू करेगा, यूक्रेन पर परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। इससे पहले फ्रांस के पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए भी जेलेंस्की ने यही बात कही थी। जेलेंस्की ने कहा कि रशिया केमिकल वॉर शुरू कर सकता है। अब रशिया सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। यूक्रेन और रशिया वॉर को 27 दिन हो चुके हैं। यूक्रेन की फौज ने हथियार नहीं डाले, सरेंडर नहीं किया। यूक्रेन की आर्मी रशियन आर्मी का डट का मुकाबला कर रही है, इसलिए अब न्यूक्लियर अटैक की आशंका बढ़ गई है।
आज प्रेसिडेंट पुतिन के एडवाइजर दिमित्री पेस्कोव से पूछा गया क्या पुतिन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने इसकी संभावना से इनकार नहीं किया। दिमित्री ने कहा कि अगर उनके देश के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी आशंका जताई कि रशिया न्यूक्लियर या केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में बड़ी तबाही मचने का डर है, क्योंकि अगर रशिया ने एटम बम का इस्तेमाल किया तो अमेरिका भी निश्चित रूप से जवाब देगा और इससे पूरी दुनिया में भारी तबाही मच सकती है। इस वक्त यूरोप के देशों में न्यूक्लियर वॉर का डर सता रहा है। यूरोप के कई देश केमिकल वॉर से निपटने की एडवांस तैयारी कर रहे हैं। इन देशों में पोटेशियम आयोडीन की गोलियों की डिमांड बढ़ गई है। माना जाता है कि आयोडीन की ये गोलियां रेडिएशन का असर कम करने में मदद कर सकती हैं और ये टैबलेट्स मार्केट से गायब हो गई हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कई बार न्यूक्लियर वॉर की बात की है। पुतिन के बयानों ने इस डर को और बढ़ाया है। इसीलिए पूरे यूरोप में और अमेरिका में इस तरह का डर है, खौफ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।